जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के आज आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दिएगा। ठीक है, इसमें आपको जो भी बताएंगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला और आपको एग्जाम से टकराने वाला क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि आत्म प्रतिवेदन विधि क्या है। आत्म प्रतिवेदन विधि क्या, तो आत्म प्रतिवेदन विधि को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट। आत्म प्रतिवेदन विधि मतलब कि प्रतिवेदन व्यक्तित्व के मापन का एक लोकप्रिय विधि है जिसमें व्यक्ति दिए गए प्रश्नों या कथनों को पढ़कर वस्तुनिष्ठ रूप से यानी ऑब्जेक्टिव रूप से उत्तर देता है। यहाँ व्यक्ति प्रश्नों या कथनों को पढ़कर यह समझने की कोशिश करता है कि वे स्वयं उनके लिए सही है या गलत है। शायद यही कारण है कि इसे आत्म प्रतिवेदन विधि या मापक सेल्फ रिपोर्ट मेजर कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि आत्म प्रतिवेदन विधि क्या। तो आत्म प्रतिवेदन विधि जो होता है व्यक्तित्व यानी व्यक्ति के मापन का एक ऐसा विधि यानी लोकप्रिय विधि है जिसमें व्यक्ति दिए गए प्रश्नों का या कथनों को पढ़कर वस्तुनिष्ठ रूप से उत्तर देता है। जहाँ या यहाँ कह सकते हैं व्यक्ति प्रश्नों या कथनों को पढ़कर ये समझने में कोशिश करता है या समझने की कोशिश करता है वे स्वयं जो है उनके लिए कितने सही हैं या कितने गलत हैं ये स्वयं डिसीजन करते हैं। शायद यही कारण है कि इसे हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो आत्म प्रतिवेदन मापक विधि या आत्म प्रतिवेदन विधि भी कहा जाता है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकंड नंबर की ओर, आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, ज़्यादा आप लोग के पास वक्त नहीं रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर वीवीआई क्वेश्चन है, कह रहा है कि दुर्भीति के कारणों का वर्णन करें। दुर्भीति के कारणों का वर्णन करें, तो इसका आंसर देखिए किस तरह से लिखिएगा। कह रहा है कि दुर्भीति में लोगों को किसी विशिष्ट वस्तु, लोक या स्थितियों के प्रति अविवेकी या अतर्क भय होता है। दुर्भीति बहुधा धीरे धीरे या सामान्यीकृत दुश्चिंता विकास से होता है। इसको दो काट दिएगा जी, ठीक है, से उत्पन्न होती है। यदि किसी को सांप से अधिक भय हो तो यह समान दुर्भूति दोषपूर्ण के कारण हो सकता है। यह एक प्रकार की विशिष्ट दुर्भूति होती है। इसमें अविवेकी या अतर्क भय जैसे किसी विशिष्ट प्रकार के जानवर के प्रति तीव्र भय का होना या किसी कह सकते हैं या किसी क्या कह सकते हैं या किसी बंद जगह में होने के भय का होना सम्मिलित होते हैं। यह दुर्भूति दुश्चिंता विकार से उत्पन्न हुई होगी। ओके, इस तरह से इसका सब्जेक्टिव लिख देना होगा। ओके, दुर्भूति के कारण को लिखना होगा। तो दुर्भूति में लोगों को किसी विशिष्ट वस्तु, लोक या स्थितियों के प्रति अविवेकी या अतर्क भय होता है। दुर्भूति बहुधा धीरे धीरे या सामान्यीकृत दुश्चिंता विकास से उत्पन्न होती है। यदि किसी को सांप से अधिक भय हो तो यह सामान्य दुर्भूति दोषपूर्ण के कारण हो सकता है। यह एक विशिष्ट दुर्भूति होती है। इसमें अविवेकी या अतर्क भय जैसे किसी विशिष्ट प्रकार के जानवर के प्रति तीव्र भय का होना या किसी बंद जगह में होने का भय होना सम्मिलित हो सकते हैं। या दुर्भूति दुश्चिंता विकार से उत्पन्न हुई होगी। ओके, इस तरह से इसका आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर में कह रहा है कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की व्याख्या करें। यह क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का व्याख्या करें, तो इसका आंसर लिखिएगा कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिंतन आदि का परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति की अभिक्षमता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसे बुद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाती है, उसे हम लोग क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ओके, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिंता आदि का परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति में अभिक्षमता की जानकारी यानी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उससे हम लोग कह सकते हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मानव व्यवहार पर शोर के प्रभाव का उल्लेख करें। मानव व्यवहार पर शोर के प्रभाव का उल्लेख करें, तो शोर हमारे चिंतन, स्मृति तथा अधिगम लर्निंग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। शोर से हमारे सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है तथा मानसिक क्रियाओं पर निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे एकाग्रता कम हो जाती है। यानी मानव के जीवन पर मानव के व्यवहार पर शोर का क्या प्रभाव है इसका उल्लेख करना है। तो शोर हमारे चिंतन, स्मृति तथा अधिगम पर
प्रतिकूल प्रतिकूल प्रभाव डालता है। शोर से हमारी सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है तथा मानसिक क्रियाओं पर निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसे एकाग्रता का की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस तरह से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख देना होगा, ठीक है। देखिए भाई बहनों, आपको हम बता दें कि आपको जो भी आपको होगा, फिलोसफी होगा, या तो आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी, या तो हिस्ट्री, या तो हिंदी, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तभी आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको ला पाएंगे, ठीक है। और जो भी आपको हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, जो भी आपको देंगे 2025 से टकराने वाला आपको हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। आप लोगों का 3 टाइम आप लोगों का वीडियो पब्लिक हो रहा है, ठीक है। एक तो सुबह आपको 6 से 7 बजे के बीच मिल जाएगा, एक तो आपको 2 से 3 बजे के बीच मिल जाएगा दोपहर में, और एक शाम में आपको 6 से 7 बजे के बीच आप लोग का मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए जो भी भाई बहन 12th क्लास में होंगे उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि आप लोग का जो भी सब साइकोलॉजी लिए होंगे उनके बढ़िया स्कोर आ सके। ओके, चलिए तो हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।